कनाडा की सरकार ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे निकटतम राजनीतिक सहयोगी हैं, कनाडा की धरती पर सिख अलगाववादियों यानी कि सेपरेटिस्ट की हत्या और उन्हें डराने धमकाने की साजिशों के पीछे हैं। एक पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने गवाही देते हुए कनाडा के उप विदेश मामलों के मंत्री डेविड मॉरिसन ने ये स्वीकार किया कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सिख प्रवासियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों के अभियान में अमित शाह की कथित भूमिका के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट को जानकारी लीक की थी। भारत के लिए ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब से भारत आजाद हुआ है पिछले 75 वर्षों से, तब से ये पहली बार है कि किसी भी विदेशी ताकत ने ऐसा आरोप भारत के एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर लगाया हो। और जैसे कि इतना काफी नहीं था, इधर अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से ये कहा कि कनाडा सरकार द्वारा लगाए गए आरोप चिंताजनक हैं और हम उन आरोपों के बारे में कनाडा की सरकार से परामर्श करना जारी रखेंगे। भारत में चाणक्य के नाम से जाने वाले व्यक्ति अमित शाह जी के लिए ये संदेश कोई अच्छा नहीं है। एक तो उनकी अपनी इमेज खराब हो रही है और दूसरा भारत के लिए भी ये बहुत ही चिंता का एक बड़ा विषय बनता जा रहा है। भारत सरकार ने अमित शाह के नाम को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है, लेकिन कनाडा के आरोपों को निराधार, बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। उसने कनाडा पर उन आतंकवादियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया है जो भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। भारत सरकार के स्टेटमेंट के रिएक्शन में जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत सरकार केवल उन पर व्यक्तिगत हमले कर रही है और कनाडा की पुलिस एजेंसियों की ईमानदारी और स्वतंत्रता पर सवाल उठा रही है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि इन सारी बातों के पीछे या आरोपों के पीछे क्या सच्चाई है, क्या वो इवेंट्स थे और क्या कुछ डेटा हमारे पास है और क्या वाकई में अमित शाह एक बहुत बड़े गहरे संकट में फंसने जा रहे हैं। नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ इस एपिसोड में, मैं आपको थोड़ा-सा पीछे हिस्ट्री में लेके जाऊँगा, जहाँ पे मैं बात करूँगा कि सिख लोग कनाडा में कैसे पहुँचे थे। अगर थोड़ा-सा आप हिस्ट्री समझ लेंगे तो आपको आज जो प्रॉब्लम चल रही है भारत और कनाडा के बीच में, वो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले जो सिख व्यक्ति जो भारत से कनाडा पहुंचे थे, ऐसा माना जाता है 1897 में केसर सिंह, जो ब्रिटिश आर्मी में एक रिसालदार मेजर थे, वो वहां पे सेटलमेंट के लिए पहुंचे। 1900 से लेकर 1910 तक का ये पीरियड है जब थोड़े बहुत सिख लोग धीरे धीरे कनाडा जाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये सारे लोग ज्यादातर ब्रिटिश आर्मी के लोग थे जो कनाडा जा रहे थे सेटल होने, और खुद ब्रिटिश सरकार इन लोगों को वहां बुला रही थी। जैसे एक सिख सोल्जर्स की यूनिट ब्रिटिश आर्मी ने वहां बुलाई थी जब किंग एडवर्ड दी सेवेंथ वो जब राजा बने थे, तो उनके उस राजा बनने के उपलक्ष्य में वहां सेलिब्रेशन हुए थे और यहाँ से एक सिख यूनिट गई थी। 1900 तक अभी हवाई जहाज का इन्वेंशन नहीं हुआ था, हवाई यात्राएं शुरू नहीं हुई थी, इसलिए जहां भी दुनिया में जाना होता था तो पानी के जहाज से जाना पड़ता था। भारत से कनाडा जाने का जो रास्ता उन दिनों था, वो भारत के ईस्ट कोस्ट में कलकत्ता से जहाज शुरू होते थे, वो सिंगापुर होके, हांगकांग होके, चाइना की तरफ जाके और फिर जापान और फिर वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाते थे। तो वो सारे जहाज
नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर आते थे। तो कनाडा के भी जो ब्रिटिश कोलंबिया का इलाका है, वैंकूवर का पोर्ट है, वहां पर वो जहाज जाया करते थे। और यही वजह है कि आज भी सिख पॉपुलेशन कनाडा के वेस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा है। जो ब्रिटिश कोलंबिया का इलाका है, वहां आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सिख पॉपुलेशन है, 5.5% ऑफ द कैनेडियन पॉपुलेशन। उसके बाद अल्बर्टा एडमंटन का एरिया है, जहां पे 1.5 से 2.5% के बीच सिख पॉपुलेशन है। इनफैक्ट जितनी भी स्टेट्स यूएस बॉर्डर से लगती हैं, वहां पे ज्यादातर लोग वहीं रहते हैं और इसीलिए सिख पॉपुलेशन भी इन्हीं स्टेट्स में ज्यादा है। हमारी सिख कम्युनिटी अपनी मेहनत के लिए जानी जाती है। ऐसा ही जितने भी सिख लोग कनाडा गए, बहुत मेहनती थे। उन्होंने अपने लिए वहां पर जगह बनाई। काफी उन्हें वहां पर मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। मैं उस हिस्ट्री में इस एपिसोड में नहीं जा रहा हूं, बट आप आज भी अगर कनाडा जाएंगे और खासकर ब्रिटिश कोलंबिया एरिया में, तो आपको सिख कम्युनिटी की प्रेजेंस का एहसास जरूर होगा। ये ग्राफ दिखाता है कि किस तरह से सिख पॉपुलेशन कनाडा में ग्रो की है। 1901 में लगभग 95 लोग थे, धीरे धीरे बढ़ते गए। ये ब्लू बॉक्सेस में 10 ईयर ग्रोथ पीरियड है, यानी कि 10 साल में यहाँ पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है। तो बहुत ही स्लो ग्रोथ थी। शुरू में 1950 के आसपास केवल 2000 सिख लोग थे। धीरे धीरे ये बढ़ी है। सबसे मेजर पुश आया है 1971 में, जब सडनली वहां की पॉपुलेशन बढ़ी। 35,000 के ऊपर सिख लोग उस साल माइग्रेट कर गए थे, उन 10 सालों में माइग्रेट किए थे। और उसके बाद से लगभग 80-90% एवरी 10 ईयर्स, 10 सालों में ये ग्रो कर रहा है। इसलिए आज की तारीख में लगभग 8 लाख सिख कनाडा में रहते हैं। जो ये फिगर जो है, ये भारत के बाहर सिख पॉपुलेशन का सबसे बड़ा फिगर है। यानी कि कनाडा दूसरे नंबर का देश है जहां पे ये सिख पॉपुलेशन 8 लाख की है। तीसरे नंबर पर यूके आता है, जहां पे लगभग 5,35,000 सिख लोग आज की तारीख में वहां रह रहे हैं। इस ग्राफ में सिख पॉपुलेशन की जो कनाडा में ग्रोथ हुई है, उन फिगर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो जंप आया है यहाँ से माइग्रेशन का, वो आया है 70s के दशक में। 70s, 80s और 90s, ये 30 साल में यहाँ से बहुत लोग कनाडा गए हैं। 70s में ये 600% रहा है 10 साल का ग्रोथ। उसके बाद 90% रहा है अगले 10 साल में। और फिर 90s में ये 117% रहा है। फिर धीरे धीरे ये टेपर ऑफ होके आजकल 60-70% पर आया है। 70s में जो इमिग्रेशन हुआ है सिख कम्युनिटी का कनाडा में, उसका मुख्य कारण था खालिस्तानी मूवमेंट, जो उस समय भारत में शुरू हो चुका था। 70s 80s में ये चल रहा था। ये भारत सरकार ने एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया था। और पुलिस की के डर की वजह से भी काफी लोग उस समय कनाडा भाग गए थे। कनाडा ने उन लोगों को अपने यहाँ जगह दी। हर तरह के लोग गए। कुछ ऐसे थे जो खालिस्तान को सपोर्ट करते थे, और कुछ ऐसे थे जो खालिस्तानी मूवमेंट के खिलाफ थे। लेकिन कनाडा ने उस वक्त सबको देश में आने दिया, उनको रिफ्यूज दिया, उनको असाइलम भी दिया। और उसके बाद 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद तो बहुत लोगों को यहाँ से कनाडा जाना पड़ा, क्योंकि देश के हालात ही कुछ उस समय ऐसे बन गए थे कि सिख कम्युनिटी अपने को यहाँ पर वनरेबल समझती थी। 80s का वो पीरियड था जब भारत में खालिस्तानी मूवमेंट अपनी पीक पर था। उसी समय वैंकूवर कनाडा में एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम रखा गया बब्बर खालसा इंटरनेशनल, उसका गठन किया गया। ये लोग खालिस्तान के सपोर्टर्स थे जो ब्रिटिश कोलंबिया से ऑपरेट करते थे। जून 23, 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 जो कनाडा मॉन्ट्रियल से दिल्ली आ रही थी, उसमें किसी ने बम रख दिया। 329 लोग मारे गए, जिसमें 268 कैनेडियन सिटीजन्स थे। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे जो वैंकूवर बेस्ड थे, उन लोगों का हाथ था। इस पर बहुत ही धीमी गति से केस चला कनाडा में।
कोई खास रुचि नहीं दिखाई कैनेडियन सरकार ने। 5 साल बाद उन्होंने एक व्यक्ति रिपुदमन सिंह मलिक को अरेस्ट किया, लेकिन कोर्ट में वो केस नहीं चला पाए और रिपुदमन सिंह को 16 मार्च 2005 में उनको इन चार्जेस से बरी कर दिया गया। इनफैक्ट किसी को भी इस केस में सजा नहीं हुई। तो अगर भारत सरकार ऐसा मानती है कि कैनेडियन सरकार खालिस्तानी मूवमेंट की सपोर्टर है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम पिछले 40 साल से देख रहे हैं कि कैनेडियन सरकार जब खालिस्तान की बात आती है, तो हमेशा भारत के खिलाफ ही वो बोलती है। अब मैं बात करूंगा हरदीप सिंह निज्जर की। ये वही व्यक्ति है जिसकी हत्या के मामले में अमित शाह जी का नाम कनाडा की सरकार ने लिया है। निज्जर का जन्म पंजाब के जालंधर शहर में 1977 में हुआ और 1997 में ये कनाडा चले गए। वहां पे ये वैंकूवर गए, ब्रिटिश कोलंबिया में, वहां एक प्लम्बर की तरह ये काम करने लगे। लेकिन साथ ही साथ ये रेडिकलाइज हो गए और खालिस्तानी मूवमेंट इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये कनाडा में ये खालिस्तान टाइगर फोर्स के ये चीफ बनाए गए। अब खालिस्तान टाइगर फोर्स ऐसा माना जाता है कि ये पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया भारत के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए। भारत के लिए हरदीप सिंह निज्जर केवल एक खतरनाक टेररिस्ट था। वो उसको पकड़ना चाहते थे, किसी भी तरह उसको भारत में लाके यहाँ पर लीगल प्रोसेस करना चाहते थे। पिछले एक दशक से ज्यादा खालिस्तान टाइगर फोर्स भारत में आतंकवादी गतिविधियां करती रही है। मैं केवल आपको दो एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ। नवंबर 2011 में अंबाला स्टेशन के बाहर कुछ एक्सप्लोजिव पाए गए थे। इनका इरादा था किसी इंडियन पॉलिटिशियन को जान से मारने का, उस समय जो 1984 के इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो उन दंगों में वो इन्वॉल्व था। फिर 12 अप्रैल 2023 को 4 आर्मी के सोल्जर्स मारे गए थे भटिंडा में, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केटीएफ ने क्लेम की थी, लेकिन हमारी पुलिस ने कहा था कि ये लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसी इरादे से हमारी सरकार ने फरवरी 2023 में केटीएफ को बैन कर दिया था और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके पीछे पड़ गई जिस भी देश में है कि उन्हें भारत भेजा जाए। भारत सरकार द्वारा घोषित ये आतंकवादी या तो कनाडा में रहते हैं और या यूनाइटेड किंगडम में। दोनों ही जगह से सरकारों ने कोई तेजी नहीं दिखाई कि इन लोगों को भारत भेजा जाए। खासकर कनाडा ने तो ये भी कह दिया कि इनके खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब एक नजर डालते हैं निज्जर का जहां जहां पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भारत में रहा है उसकी केस हिस्ट्री पर। अक्टूबर 14, 2007 को लुधियाना के एक मल्टीप्लेक्स में एक बम विस्फोट हुआ, 6 लोग मारे गए, 42 घायल हुए। जुलाई 28, 2009 को राष्ट्रीय सिख संगत के जो प्रमुख हैं रुलदा सिंह, उनको मार दिया गया उनके घर के बाहर। इसमें कहते हैं निज्जर का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट था, वो यहाँ से ये सब करके कनाडा भाग गया। नवंबर 14, 2014 को भारत के कहने पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस निज्जर के खिलाफ इश्यू कर दिया था। 2015 के बाद से कैनेडियन सरकार डायरेक्टली निज्जर की सपोर्ट में पब्लिकली और ओपनली आ गई थी। निज्जर ने अपनी कैनेडियन सिटीजन ऐसा कहते हैं 2015 में उसने ली, लेकिन कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं बाद में उन्होंने अपना वक्तव्य बदल दिया और ये कहा कि निज्जर तो 2007 से ही कैनेडियन सिटीजन है। 2016 जून 1 को एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई। हरदीप सिंह निज्जर ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को ये लिखा कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं और वो पर्सनली जाके भारत से बात करें और उसका नाम क्लियर करें। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे वो जब भारत आए तो उनसे इस बारे में बात हुई। उनको एक लिस्ट भी दी, उस समय पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उसमें निज्जर का नाम था मोस्ट वांटेड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट, जो भारत को जो चाहिए जो कनाडा में रह रहे हैं।
उसके जवाब में ट्रूडो साहब ने ये बोला कि अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट उसके उनके देश में कर रहा है और भारत के खिलाफ या खालिस्तान बनाने के लिए, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है और हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये स्लाइड देख के किसी को भी ये शक नहीं होना चाहिए है कि निज्जर को मारने में किसी ने गलती की है। किसने मारा, कैसे मारा, वो अलग बात है। ये स्लाइड सिर्फ ये दिखाती है कि 2022 में कितने लोग मारे गए हैं कनाडा के अंदर, और ऐसा माना जाता है कि इन सब के पीछे निज्जर का हाथ था। जुलाई 1, 2020 को भारत सरकार ने निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि यूएस में है, जिनका अलग केस हिस्ट्री है, उन दोनों को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट या आतंकवादी घोषित किया था। फिर ऐसी घटनाओं एक सीरीज हो गई, फरवरी 2022, मार्च में, अप्रैल में, जुलाई 2022, इन सब जगह कोई ना कोई मारा गया है कनाडा के अंदर। कनाडा में किसी भी भारतीय ने खालिस्तानियों के खिलाफ आवाज उठाई तो वो निज्जर के रेडार में आ गया और कईयों को उसने मरवा दिया। जून 2023 के पहले हफ्ते में निज्जर ने एक रैली का आयोजन किया कनाडा में, जिसमें इंदिरा गांधी का असैसिनेशन दिखाया गया और जिन बॉडीगार्ड को मार दिया गया था उनको वहां पर ग्लोरीफाई किया गया। इस रैली के करीब 10 दिन बाद निज्जर ने एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया था वहां पर, और सवाल ये था कि क्या भारत में खालिस्तान अलग होना चाहिए या नहीं। ये गुरुद्वारे के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया और इसी के बाद जब वो वहां पर प्रार्थना करके बाहर निकल रहे थे तो कुछ अननोन गनमैन ने उन पर वार किया और वो उनकी गोलियों से वहां पर मारे गए। निज्जर की हत्या का जिम्मेदार कनाडा सरकार ने भारत सरकार को बताया। भारत सरकार ने इसका विरोध किया, खंडन किया कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। लेकिन एक डिप्लोमेटिक वॉर छिड़ गई है जो आप सब लोग फॉलो कर रहे होंगे। एक दूसरे के देश के डिप्लोमेट्स को अब एक्सपेल तक कर दिया गया है। और यही जो डिप्लोमेटिक वॉर एस्केलेट हुई है, उसी में कनाडा ने अमित शाह जी, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनका नाम भी इससे जोड़ दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस आदमी की हत्या हुई वो क्या था। वो एक आतंकवादी था, उसने कई हत्याएं की हैं, देश विदेश में की हैं, भारत में भी की हैं। वो हमारे हिसाब से मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में था। तो मेरे ख्याल से अगर रिसर्च एनालिसिस विंग, हमारी रॉ एजेंसी या और खुफिया एजेंसी वो अपने देश हित में काम करती हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और जहां तक अजीत डोभाल जी या अमित शाह का नाम इसमें आ रहा है, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी हम लोगों के पार्ट पर भी वो फेलियर है कि इस टाइप से जो काम किए जाते हैं वो बहुत ही सीक्रेट, उसका सीक्रेसी लेवल बहुत ऊंचा रहना चाहिए। ये चीजें लीक नहीं होनी चाहिए। गलती कहीं ये हुई है कि ये चीजें भारत की तरफ से प्रेस में, इंटरनेशनल प्रेस में और खासकर कनाडा में ये लीक हो गई हैं। मैं सही है या गलत है उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। और जहां तक कि यूएस कनाडा का समर्थन कर रहा है इस मामले को लेकर, तो मेरे ख्याल से यूएस के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। दोनों देश काफी इंटीग्रेटेड हैं, हर तरह से वो एक दूसरे का समर्थन ही करते हैं और इंटेलिजेंस भी शेयर करते हैं। और उधर दोनों ही देशों में एक इलेक्शन टाइप का माहौल बना हुआ है। यूएस में तो इलेक्शन होने वाला है, 2-4 दिन में वोट पड़ने वाले हैं। और कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है, इसलिए उन्हें समर्थन की जरूरत है, चाहे वो इसके लिए खालिस्तानी टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट उनका ही समर्थन क्यों ना हो। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।